में कुछ प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से कोई 15-20 मिनट का गैप आ गया। फिर उसके बाद एंड पे जो लोग थे गालिबन उन कराची में बैठे हुए थे, उनका कराची में प्रॉब्लम आ गया। आखिरी आधा घंटा वो नहीं हो सका। तो कुछ मेरा ख्याल है नेट में प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग तो खैर हैं, पीटीसीएल से ही ताल्लुक रखते हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो अगर कोई थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आए तो घबराना नहीं है, मतलब हम इमीडिएटली तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके एंड पे प्रॉब्लम आ रहा हो खाली, तो फिर आप अपने आप को दोबारा लॉग इन करके देख लीजिएगा। मगर वी अंडरस्टैंड कि इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा जी, आज हमारा वैसे तो तीसरा दिन है, लेकिन ये जो अभी एक थोड़ा सा डाउट आया भी था, जो मटेरियल मैंने आपको भेजा है वो मुकम्मल है, मुकम्मल है। उसके अंदर वो कुछ भी है जो हमने नहीं पढ़ना, मतलब स्क्रम मास्टर की डिटेल्स अभी जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना, जो हमने पिछले 2 दिनों में और आज हम करेंगे, ये हम बिल्कुल फंडामेंटल्स। अगर आप किताब इसकी आपने डाउनलोड की हो वहां से, जो मैंने आपको लिंक भेजा है, उस किताब का जो पहला चैप्टर है सिर्फ, ये हम वो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर से मैंने आपको 12 मॉड्यूल का बताया था, और ये 10 मॉड्यूल हम पढ़ चुके हैं। और ये देखिए कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। ये मत समझिए कि अब आपको कोई स्क्रम आ गया, या मतलब आपको सिर्फ मैंने इतना समझा दिया कि स्क्रम कोई बला है, कि जाइल होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आपने नहीं समझ आ रहा था तो मैंने पिछले लेक्चर में अच्छा खासा टाइम अलग एक लेक्चर बीच में ऐड किया एजाइल के हवाले से, ताकि एजाइल मैनिफेस्टो आपको समझ में आ जाए और चीजें समझ में आ जाएं, और कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं, कौन कौन से कंपनीज हैं, कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। मैंने ये सब आपसे डिस्कस किया। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ऐसी क्या बेताबी है, आप लोग परेशान किस बात से हैं? समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ आ रहा? अभी तक पढ़ा क्या है आपने जो आपको समझ नहीं आ रहा? मेरा मतलब है, इससे पेशतर कि हम कोई चीज अचीव करें, आप शोर मचाना शुरू कर देंगे तो क्या समझ आएगा? और दूसरी बात है कि अगर आपको पसंद नहीं है कि आपको वीडियोस दिखाई जाएं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैं आपको वीडियोस दिखाऊं, मैं आपको जुबानी भी समझा सकता हूं। लेकिन यह है कि आप लोग वीडियो से तो आपको मदद मिलती है। एक दफा वो 2 मिनट बोल देता है, उस चीज को हम फिर डेलिब्रेट कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुदा के वास्ते यहाँ पे साउंड करें, अपनी क्वेरी बताएं, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। ये आपस में आप लोग जो एक वो आपने एक वो बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या हो रहा है, पेपर रीडिंग हो रही है, समझ नहीं आ रही। कौन सी पेपर रीडिंग हो रही है? मैंने आपको अच्छा खासा एजाइल भी पढ़ाया, ये चीजें भी पढ़ाई, उसके बावजूद। और अभी मैंने बताया है कि अभी बेताब मत हो, अभी तो शुरू है, अभी तो चीजों ने खुलना है। अभी सिर्फ आपको एक आउटले दिया जा रहा है कि इसमें इतनी प्रोसेस होती हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। उनकी वजह आपको आगे पता चलेगी और आप उससे कन्विंस भी होंगे। अभी मुझे पता है, मैं आगे कब तक नहीं चलूंगा तब तक आप लोग मुझे कन्विंस नहीं करते कि क्या मसला है आपके साथ। जी इब्रार साहब। जी एक मिनट, एक मिनट। जी आप बात बोलिए। देख रहा था, जी हाँ। उसमें डिस्कशन चल रही थी जो साथियों के, जो मैं व्यूज देख रहा था। जी जी। बेसिकली उस पिछले जो 2 दिन थे उसमें काफी सारे साथियों ने कोई हैंड रेज किए, लेकिन डेफिनेटली आप बाकी सो जो उसमें सारी चीजें बताने में मसरूफ थे, वो थोड़ी सी अननोटिस रही हैं, जिसमें लोगों की साथ साथ जो क्यूरीज थी वो नहीं एड्रेस हो सकी। वो सिर्फ थोड़ा सा टाइम कर दें कि ये जैसे अगर दरमियान में किसी का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन अगर ले लिया जाए तो मेरे ख्याल ये सारे बंदे सेटिस्फाइड रहेंगे। मैं सर आपको एक बात यही समझा दूं। मैं और सब कोई और इनका एक दो और इशू कोई नहीं एक था दो जो मैं समझाऊं। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, उसकी वजह भी मैंने बताई है और मैंने माजरत भी की है। मैंने उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज भेजा है कि आप लोग इतने ज्यादा हैं कि आप एक पेज पे सारे नजर नहीं आते मुझे। तो अगर पेज में नहीं नजर आ रहे और ऊपर आपका हाथ कहीं आप ऊपर हैं, तो मुझे ना हाथ आपका नजर नहीं आ रहा होगा अभी इस वक्त। मुझे आप लोग नहीं नहीं, सॉरी फॉर 21 लोग सर, हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी जी। आपकी बात सही है, क्योंकि डेफिनेटली हैंड रेज में बात का मसला बन जाता है। जी जी। आप इसमें सिर्फ ये कि जब जो बंदा अपने आप को अनम्यूट करना चाहता है ना, वो आप ऑप्शन ओपन रखिएगा नहीं हो काइंडली सकता सर, नहीं हो सकता, उसमें। नहीं हो हाँ सकता। हाँ जी। आप लोगों के बैकग्राउंड में चलें इतनी ठीक। नॉइज है, इतनी नॉइज तो है। मैं तो आपको व्यूज बता रहा था, क्लास के व्यूज आपको बता रहा था, बाकी जो नॉर्म्स आप SOP तय करेंगे वी आर फॉलोइंग। सर मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
मैं कर देता हूं, अभी मैंने नहीं किया हुआ, मैंने सबका ऑन किया हुआ है। मसला उसके अंदर ये आता है कि लोगों को इतनी अकल नहीं है कि उन्होंने म्यूट करके बैठना है। पीछे से जनाब बीवी डांट रही होती है और आगे से उनकी आवाज इधर आ रही होती है, विच इज नॉट गुड। पीछे बच्चे खेल रहे होते हैं, आवाजें इधर आ रही होती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि बड़ी क्लास के अंदर हम म्यूट करके बैठे। और दूसरी बात है, हाथ खड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अभी लाजमी टाइम मिलना है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने हाथ खड़ा कर दिया, जब नजर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हाथ जब आपने खड़ा किया तो फिर आप नीचे मत करें, उसे खड़ा ही रखें, ताकि अगला बंदा जब भी देखे। अब लेक्चर, अब एक वीडियो चल रही है, मैं उसके दरमियान तो उसे रोक के आपको नहीं कहूंगा ना कि हाँ पहले आप पूछ लें, और जब मैं डिस्कशन करूं उसके दरमियान नहीं कहूंगा। तो नॉर्म इसका यही है कि क्लास के अंदर पूरी क्लास को म्यूट करके ही रखा जाता है। जब कोई हाथ खड़ा करता है और जब इंस्ट्रक्टर के पास उसका जवाब देने को टाइम होता है, उसी वक्त वो उसको करता है। आप हाथ नीचे मत करें। कई दफा ऐसा होता है, अभी जैसे इस वक्त 2 लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोलना बंद, मैं साहब को एड्रेस करना शुरू कर दूं, एक बात हो रही है तो पहले वो तो तकमील पे पहुंच जाए। तो इसलिए आप जरा थोड़ा सा हाथ नीचे मत किए, हाथ नीचे मत करें, मैं आपसे बात करूंगा। अब मुझे क्या पता चलेगा कि अबरार साहब ने हाथ खड़ा किया था कि नहीं किया था, मैं भूल जाऊंगा। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूं कि एक तो अपने माइक जरूर म्यूट रखें, और जब आप हाथ खड़ा करते हैं तो मैं आपको एड्रेस करूंगा। अच्छा जी, अबरार साहब के ऊपर आ जाते हैं। जी अबरार साहब बोलिएगा। फिर ये एड्रेस हो गई है सर। अच्छा जी, जाहिद थैंक यू। साहब, जाहिद साहब। सर मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करूंगा। मुझे ये लगता है कि शायद हमने 2 दिन में जो इंट्रोडक्शन पढ़ी है, वी ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस। द ओनली प्रॉब्लम है इसके साथ ही जब आपने कहा ना उसकी सर्टिफिकेशन के लिए हम टेस्ट एक हो जाएगा, तो एक टेस्ट का फोबिया होता है। तो हम लोग को ये लग रहा था कि नाउ वी हैव स्टार्टेड, अभी अभी मतलब बेसिक्स के ऊपर है, तो आई डोंट नो कि उस टेस्ट के अंदर इंट्रोडक्शन में क्या चीज आएगी। और मेरे ख्याल में आपने देखा होगा ग्रुप में भी ज्यादा फोबिया वो नजर आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट योर स्टाइल ऑफ गाइडेंस, मेरे ख्याल में ज्यादा वो वजह है। अच्छा, मैं उसकी भी क्लैरिफिकेशन दे दूं। पहले भी मैंने ये बात, जब टेस्ट की बात की थी तो मैंने ये बताया था कि ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल, ये जो अभी तक हमने बिल्कुल ही मुख्तसर किस्म की चीजें पढ़ी हैं कि इतने प्रोसेस होते हैं, ये होता है, बस उनके नामों की हद तक आपको इस टेस्ट में पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं। और ये टेस्ट जो मैं नहीं ले रहा, ये बुनियादी तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है स्क्रम स्टडी वाले, ये उनकी मेहरबानी है कि वो आपको एक सर्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं फ्री में। आप अगर ये एग्जाम इतना आसान है, इतना आसान है कि आप इसको अव्वल तो पास कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ के भी, सिर्फ जस्ट गो थ्रू व्हाट यू हैव स्टडीड, आप इसे अटेम्प्ट करें, आप पास कर लेंगे। अगर आप नहीं करते तो कोई कैद नहीं है, आप इसको दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, जितने मर्जी अटेम्प्ट करें, मगर जब भी आप पास हो जाएंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा बाकायदा स्क्रम स्टडी वालों की तरफ से, मुफ्त में। तो इससे आपको इंकरेजमेंट मिलेगी कि यार एक सर्टिफिकेट तो ले लिया, अब हम जरा बड़े वाले लेवल की तरफ ट्राई करें। दैट वाज द ओनली स्कोप इन इट। कोई ऐसा मसला नहीं था कि आपकी कोई, हमने टेस्ट करना था क्या है। अभी तक हमने पढ़ा क्या है? हमने ये पढ़ा है जी प्रोसेस कौन सी होती है, फलानी चीज कौन सी होती है, एजेंडा शंडा जो भी कुछ बातें थी, प्रिंसिपल्स हैं, उस तरह की चीजें हैं। तो अगर आपने सिर्फ उनके नाम भी पढ़ लिए हैं, और आपको याद होगा कि एक चीज कम से कम 2 दफा तो रिपीट हो चुकी है, वीडियोस को दोबारा देख लें। मेरा ख्याल है सारी वीडियोस अब तक जो चली हैं 10, उनको देखने में आपको 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, और आप उसके टेस्ट में बैठ जाएं। अभी आज आप टेस्ट नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन घबराने वाली इसमें कतन कोई बात नहीं है। दूसरा ये है, क्या आप लोगों को ईमेल्स आई हैं टेस्ट के हवाले से? हाथ खड़ा करें। एवरीबॉडी शुड हैव रिसीव्ड इट, मैंने सबको भिजवाई हैं। सिर्फ ताहा साहब को मिली है जी, और किसी को नहीं मिली। ये अपने रिजवान साहब को भी मिली है, बाकी सारे लोग बिल्कुल ईमेल चेक भी नहीं करते। ऐसा ही है। एक मिनट, मैं इधर ही आप लोगों को चेक करके बता देता हूँ। जी अस्सलाम सर, मुझे ईमेल नहीं मिली, मैंने इसलिए हाथ खड़ा किया हुआ था क्योंकि मैं ग्रुप में भी नहीं हूँ। जो डिस्कशन हो रही है, मैंने नंबर वगैरह भी अपने शेयर किया था, अच्छा, मगर ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, तो वो काइंडली अगर ऐड हो जाए। मैंने और ईमेल मुझे नहीं मिली, कैसे भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएंगे बस।
کہا میں نے سر رضوان بول رہا ہوں، یہ مجھے بھی ای میل نہیں ملی ہے سر، میں نے اس لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا جی۔ آپ لوگ گروپ میں ہیں؟ سر ابرار بول رہا ہوں، مجھے بھی نہیں ملی، ابرار بول رہا ہوں سر۔ اچھا آپ لوگ گروپ میں ہیں؟ جی سر گروپ میں تو ہیں جی۔ سر میں گروپ میں نہیں ہوں، دوبارہ شیئر کر دیں، ملی نہیں ہے۔ ایک بالکل گروپ میں مجھے بھی گروپ میں ایڈ کر لیں پلیز، میں بھی گروپ میں نہیں ہوں۔ میں طاہا کو دیکھ رہا ہوں، سید طاہا، ٹھیک ہے، مجھے 2-1 لوگوں کی ریکویسٹ ملی تھی، میں نے ان کو ایڈ کر دیا تھا، لیکن یہ سید طاہا ایڈ نہیں ہے۔ اور کون ایڈ نہیں ہے جی؟ سید محمد حسن؟ سر میں نے نمبر اپنا سینڈ کر دیا میں دوبارہ۔ نے بھی نمبر آپ کو سینڈ کیا سر، میں سید محمد حسن، پلیز ایڈ کر لیں سر۔ آپ ذرا مجھے میں آپ کو چیک کرتا ہوں کہ آپ کا مجھے میسج ملا۔ سر میں نے چیٹ پہ آپ کو میسج بھیجا ابھی، اوکے اپنا موبائل نمبر۔ گاٹ اٹ؟ سر ابھی نہیں آیا ہوا، یا کوئی نیٹ پرابلم ہے نیٹ میں، لیکن ابھی تک تو نہیں آیا۔ سر میرا مل گیا نمبر آپ کو؟ جی سر میرا نمبر مل گیا آپ کو، میں نے بھیجا۔ نہیں ابھی تھوڑی دیر میں کوئی بھی میسج نہیں آیا۔ میں نے نواز سینڈ بات کروں سر، نواز بات کروں، آپ کی 6 ای میلز آئی ہیں سر۔ پہلی ای میل آپ کی رجسٹریشن کی تھی، باقی سارے ریمائنڈرز تھے ٹریننگ کے حوالے سے نا، کہ اچھا 2 بجے شروع ہونا ہے، 2 بجے شروع ہونا ہے۔ کون ہے؟ اگر آپ نے وہ کوئی بھیجا ہے تو دوبارہ سے کائنڈلی بھجوا دیں سر۔ 1 منٹ، میں ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر ہی اس کو دوبارہ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ اوکے، سر ہیو یو گاٹ مائی نمبر پلیز؟ اب آیا سر آپ کو میسج؟ ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ میں ذرا پہلے ارے یہ دیکھیے ابھی کسی کے بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہیں زیادہ، آپ نوٹ کر رہے ہیں نا؟ ابھی میں نے مائک سب آف کیے ہوئے ہیں کہ غالباً ہاشم صاحب آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ میری سر طرف سے نہیں سر، میں اکیلا بیٹھا ہوں اور میں نے آف بھی کیا ہوا تھا۔ ایک منٹ دیکھتا ہوں کس کا مائک کھلا ہوا ہے۔ ہاں جی، کس نے؟ اوکے، اب آواز آنی بند ہوئی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کس کی طرف سے آ رہی تھی، لیکن مجھے ایک مائک کھلا نظر آ رہا ہے ابھی تک، وہ اچھا ابرار صاحب کا مائک نہیں، اب بند ہو گئے سارے، رائٹ۔ اگر آپ لوگ اتنا ڈسپلن رکھ سکتے ہیں کہ اپنے مائک خود بند رکھ سکیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ ایک آدمی کو کنٹرول کر لیں گے، 2 کو کر لیں گے، 20 کو کر لیں گے، ایک آدھ بندہ ایک کام کرے گا اور گڑبڑ ہوگی کلاس میں۔ تب جب تک مجھے وہ ڈسٹربنس نہیں ملتی تب تک میں مطلب آپ کے مائک کھلے چھوڑ رہا ہوں۔ جی حسن صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، میں نے ہینڈ ریز وہ بس اس لیے کیا تھا کہ وہ آپ پلیز ایڈ کر لیجیے گا بعد میں۔ موبائل نمبر میں نے شیئر کر دیا۔ جی جی، 1 منٹ جی، میں ذرا چیک کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ میسج کیوں نہیں ملا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بک کرایا تھا۔ اور ان کی طرف سے آپ کو آنی چاہیے تھی 2015۔ اچھا جی، نام تو ہیں آپ لوگوں کے، میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس کے ہیں۔ مختار علی شاہ، عمر سلامت، وقار فضل، مختار شاہ۔ یہ میسج ادھر آ رہا ہے کہ یہ ساروں کا سٹیٹس ان ایکٹیو ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو مختار شاہ کون ہے جی، آپ میں ہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ سر مجھے لگتا ہے یہ پہلے والے کورس کے ہوں گے، وقار فضل وغیرہ تو ایسا ہمارے پاس ساتھ تو نہیں ہے اس اوکے، میں ابھی والا دیکھ میں۔ پہلے والا سیشن جو تھا نا آپ کا، وہ آئی سی ٹی میں جو ہوا تھا، اس کے نام کے دیکھ لیتے ہیں ابھی لیٹسٹ کون سے والے نام ہیں، کیونکہ یہ بہت لمبی لسٹ ہے اور اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ آج تک آئے ہیں۔ آنی کس ایڈریس سے آنی تھی؟ آپ کے سہیل اقبال سے تو نہیں آئی ہمارے پاس نا؟ آنی کی آپ لوگوں کے ذاتی ایڈریس ای میل ایڈریس دیے تھے میں نے،
नहीं सर, मैंने कहा आनी कहाँ से, किस एड्रेस से आनी थी? हम तो सोहेल इकबाल का देख रहे हैं कहीं ऐसे जंक में न। स्क्रम स्टडी की तरफ से आनी थी ईमेल, कंपनी की तरफ अच्छा, नहीं उसकी तरफ से नहीं आई सर। अच्छा चलें, इसका मतलब है कि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा आप लोगों के नाम करता हूँ। मुझे वैसे काफी डिफिकल्टी से इतने सारे नाम मैंने उसमें डाले थे क्योंकि वो एक दफा में पढ़ते भी नहीं है, बट एनीवेज मैं आज आपका दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। फिर उम्मीद है कि आपको ईमेल आ जाएगी और फिर हम अगली क्लास में या फिर जब कभी आप चाहें, मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जनाब अभी देना है, ये तो आपकी मर्जी है, आप बेशक अपनी मर्जी से जब मर्जी एग्जाम दें और इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जाती बेनिफिट है इसमें आपका, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा चले सर, आज गुड न्यूज है कि टेस्ट नहीं हो रहा, सेशन शुरू करें सर। आप बस इसी सर व्हाट्सएप, जी जी सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी एडेड नहीं हूँ, प्लीज मुझे ऐड कर लें। यार व्हाट्सएप मुझे आई डोंट नो क्या मसला है कि मैसेज आ नहीं रहे, आए तो मैं मुझे पता। क्या नाम क्या आपका? सैयद मोहम्मद हसन। एक मिनट में आपको दूसरी तरफ से चेक करता हूँ। सैयद मोहम्मद, अच्छा आपका नाम मेरे पास सेव ही नहीं है। नंबर तो होगा ना हसन, नंबर शेयर कर ले अपना ताकि सर ऐड कर ले। सर नंबर मैं आपको मैसेज किया, मैं बता दे दे सर, हम उसमें अभी नंबर बता दूं सर? व्हाट्सएप मैं शेयर कर दूं, नहीं तो हम ग्रुप में हैं। हाँ व्हाट्सएप पे आ नहीं रहा, चैट्स में मैं कोई चीज भी नहीं आ रही व्हाट्सएप पे, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। इनका नंबर सर इफ्तिकार ख्वाजा साहब ने सर उसका नंबर व्हाट्सएप पे दिया हुआ है ना हसन साहब का। इनका अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर बोले। सर साहब उस्मान, हाँ जी उस्मान हारून बात कर रहा हूँ। एक सिर्फ सजेशन ये थी सर, फ्राइडे के दिन अगर पॉसिबल हो क्लास को अगर 2:30 बजे तक स्टार्ट कर सकेंगे, नमाज से आते आते ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो ओके वो ऊपर ही हो रहा होता है टाइम 10 मिनट। अगर बाकियों को फिजिबल है तो अगर 2:30 से स्टार्ट कर लिया करें। ये ज्यादा फिजिबल है 2:30 बजे। जी वो फिर लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, करते करते लोगों को इतना टाइम हो ही जाता है। 2:30 से फिर 5:30। हाँ बिल्कुल सही बात है, 2:30 से 5:30। अगर जुम्मे को 2:30 बजे हो जाए तो अच्छी बात है। सैटरडे को बेशक आप रखें 2 बजे, अगर फ्राइडे को 2:30। अगर आप चाहते हैं तो 3 से 6 भी कर सकता हूँ। वो सर बाकियों के ऊपर है, अगर बाकियों के लिए फिजिबल है तो देख लें। दैट विल बी मच बेटर सोहेल साहब। ठीक है जी, तो बस ठीक है, मैं एक नजर देख लूं कि मेरा स्केड्यूल में कहीं क्लैश ना आ जाए। बाकी 3 से 6 इज नो प्रॉब्लम फॉर मी, मैं अगर चेक कर लूं। सर 2:30 से 5:30 ठीक है सर, 2:30 to 5:30। सर पता है मेरा मसला ये है कि मुझे एक कंसिस्टेंट को रखना पड़ता है। 3 से 6 ठीक है सर, 3 से 6 में मुझे कोई क्लैश नहीं है और वो राउंड फिगर में रहेगा तो किसी को कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है जी, तो दो बातें हो गई। एक तो सारे एग्री हैं सर जी 3 से 6 ओके। ओके जी, मुझे तो बाकी भी अगर सब कंफर्म कर जी मेरे ख्याल में बहुत फिजिबल होगा ये। नॉट ओनली फ्राइडे मगर बिल्कुल सही, सैटरडे को भी हम 3 से 6 ही मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइम रखें। सही है सर, डन है। बट ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि टेस्ट आज नहीं हो रहा और वो इंशाल्लाह आपको जब ईमेल आएगी तो आप उसको अपने तौर पे भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें सोहेल साहब इसमें क्या टॉपिक्स होंगे टेस्ट के हवाले से? सर अभी तक ये आप पहली बात तो ये कि स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज डाउनलोड किया आपने? स्क्रम जी बिल्कुल मैंने की है और कल मैंने इसका चैप्टर 1 इसका गो थ्रू किया था। बस सर चैप्टर 1 में से आएगा, दैट्स ऑल, सिर्फ चैप्टर 1। ठीक। और ये वही जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी, चैप्टर 1 में से एग्जाम आएगा और इससे ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी आपसे, जितना चैप्टर 1 में दिया हुआ है इतना। और फॉर दैट मैटर ये जो 11-12 मॉड्यूल्स मैंने बनाए हुए हैं,
इतना मैटर है, ये सारा चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। और एग्जाम जो होगा मैं क्लास में नहीं लूंगा, आप लोग इसी के साथ जब फील करें, मेरा ख्याल है 10 या 15 मिनट का एग्जाम होगा, जब फील करें लॉग इन होके आप एग्जाम दे दें, मुझे पता चल जाएगा कि आप पास हुए फेल हुए क्या हुआ है, और अगर दोबारा देना हुआ तो भी आप बुक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फेल पास का भी कोई मसला नहीं है। तो चैप्टर वन कौन सी बुक का है सर? सर ये इसके अंदर दी हुई है स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज, जो मैटर मैंने आपको भेजा है। तो जो मटेरियल्स में अवेलेबल है वो मैं तो पीएम बॉक्स गाइड 6 के अंदर, पीएम बॉक्स बीओके पीएमबीओके गाइड 6 इसके अंदर सर। नहीं सर, पीएमबीओके नहीं पढ़ रहे, हम स्क्रम पढ़ रहे हैं, स्क्रम बीओके पढ़ रहे हैं हम, एसबीओके। आपने मटेरियल्स में ये वाली बुक तो अटैच ही नहीं है मटेरियल में, 7 मटेरियल्स अटैच है उसमें, तो ये नहीं है उसमें नहीं है सर, ये अच्छा, कम मटेरियल नहीं है सर उसमें। सर मैं अभी नहीं सर, है मटेरियल में जी। सर आप अभी देख लेना विंडो खोल आप चेक करें ना सर। नहीं एक मुझे लिंक ढूंढना पड़ेगा, मैंने आपको जो भेजा था ये भेजा था लिंक, और ये है, और इसके अंदर जनाब नीचे की तरफ आए, ये साफ जाहिर सामने नजर आ रही है सर, तस्वीर बनी हुई है उसकी, स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आती आपको क्यों नहीं मिलती है। ऊपर 6 फोल्डर है, 6 फोल्डर के बाद जी सर मेरे ख्याल से सर वो कहीं आपने शायद, मेरा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना सारे सिनेरियोस को, ये कोई ये ऑर्गेनाइजेशन में शायद मिसमैच हो रहा है, ये आपने शायद गलत ईमेल्स वगैरह या गलत ग्रुप पे शायद कर दिया हो, मे बी आई एम रॉन्ग, वो ईमेल क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना ईमेल्स आ रही हैं ना ही कुछ इस तरह से। होल्ड ऑन, ईमेल इज नॉट द सब्जेक्ट एनी मोर, वो डिस्कस हो गया कि देयर वाज सम प्रॉब्लम। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, आपको इसी व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर वन ड्राइव का एक लिंक भेजा था कि नहीं भेजा था? मैंने उसी लिंक आया हुआ है जी, जी उसी लिंक को सब आया हुआ है सर, वो फिर वो ना व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं होना, शायद इस वजह से मिस कर गया हूँ मैं। ओके तो वो फिर मेरे ख्याल से हाँ नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आया था, ईमेल पे भी आया था। व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड आपको कर देता हूँ, ये लिंक है, इस लिंक को खोलते हैं, ऊपर 6 फोल्डर हैं। दोबारा शेयर भी कर दीजिएगा सर मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ जी, ज्यादा अच्छा है। ये ऊपर जो लिंक हुआ है, पहले ऐड कर दीजिएगा सबको, फिर उसके बाद शेयर कीजिएगा वन टाइम में। सर मैं ऐड कैसे करूं, मुझे मैसेज ही नहीं आ रहे आप लोगों के, मुझे सर मैंने सर चैट में आपको नंबर शेयर किया था ना आपका, मुझे भी आप ऐसा करिए, मुझे जरा जिस किसी का नंबर नहीं है वो मुझे जरा कॉल कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। सर आपका नंबर 0300 नंबर तो सर 0300 854 2526। एक एक करके कॉल कीजिएगा, बहुत सारी कॉल आ जाएंगी। हाँ जी ठीक है, ये किसका नंबर है, ये किसका नंबर है जी? सैयद मोहम्मद हसन। एक मिनट में अभी डाल देता हूँ आपका नाम, सैयद मोहम्मद एम हसन हसन। जी एक मिनट में इनको पहले ऐड कर लूं ताकि
سر یہ بیک گراؤنڈ میں نوائز آ رہی ہے آپ کی, بیک گراؤنڈ میں نوائز آ رہی ہے, اسی وجہ سے میں بند کرتا ہوں. آپ لوگوں کو سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ آپ لوگوں کو سب کو آوازیں آ رہی ہیں نا بیک گراؤنڈ میں؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. مجھے بتائیں میں اس کا کیا حل کروں؟ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. سر میوٹ کر دیں. تو وہ اسی لیے میوٹ کرتے ہوتے ہیں, یہی وجہ ہوتی ہے. آپ لاکھ احتیاط کریں. ایک آدمی میوٹ کر رہے ہیں سر. اچھا جی, ابھی کس نے کال کیا ہے؟ ابھی جو کال ہے کس نے کی ہے جی؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. سید محمد حسن نے تو کر دی نا. تاہا آپ نے کی ہے کال ابھی؟ جی تاہا. جی میں نے کیا سر کال. جی میں نے کال کیا سر. جسٹ ہولڈ آن, میں آپ کا ابھی نمبر ایڈ کرتا ہوں. 03465111139. جی جی بالکل صحیح ہے. اس میں تو آپ کی فوٹو بھی آ گئی ہے. اچھا جی, آپ کا نام ہے سید طاہا رشید. سید طاہا رشید. ٹھیک ہوگی. اور کسی کا نام نہ ہو تو بتائیں. کال کرتے ہیں مجھے اگر کسی کا نام نہیں ہے تو. کیا ہو کرتے ہیں, یہ طاہا رشید کا نام نہیں آ رہا. طاہا آپ کا واٹس ایپ کا نمبر ہے یہ؟ آئی ڈونٹ نو, یہ نمبر آپ کا اپیئر نہیں ہو رہا. جی سر واٹس ایپ کا ہی ہے. میرے پاس تو میں آپ کو واٹس ایپ سے ہی کال دوبارہ کر لیتا ہوں. نہیں نہیں, آپ نے واٹس ایپ پہ نہیں کیا ابھی؟ میں نے واٹس ایپ سے ہی کی ہے. اچھا اوکے اوکے, مسئلہ ہو گیا. پھر بھی نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ. ایک منٹ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے. آپ کا نام تو سیو ہو گیا ہے لیکن یو آر ناٹ اپیئرنگ ان واٹس ایپ. آ گیا جی. چلیں جی, آپ دو لوگ ایڈ ہو گئے. ابھی کوئی بندہ ایسا ہے جس کا نام گروپ میں نہ ہو. طاہا کا بھی آ گیا, سید محمد حسن کا بھی آ گیا, اور باقی کسی کا پرابلم تو نہیں ہے نا؟ اوکے, آئی ٹیک اٹ کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آپ کو میں لنک بھیج دوں. یہ دیکھیے گا لنک مل گیا ساروں کو. میں مائک کھول رہا ہوں آپ کے. جی لنک مل گیا ہے. سر مل گیا.
मिल गया इसी जी। क्यों लगाया हुआ? चलें जी, मेरा ख्याल है आप लोगों को इस बात की भी समझ आ गई होगी कि मैं माइक क्यों नहीं खोलता। और दूसरी बात है कि मैं अभी थोड़ा देखूंगा, इसका ख्याल रखूंगा कि आपके हाथ वगैरह मुझे नजर आते हैं। जब तक आप लोग इतनी क्वांटिटी में हैं, 30 के करीब लोग मुझे सब नजर आ रहे हैं, और प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू हैंडल इट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ। हम आज 11वें मॉड्यूल पे जा रहे हैं, और 11वां मॉड्यूल जो है इट इज अबाउट द प्रोसेसेस। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 19 मॉड्यूल हैं हमारे, सॉरी 19 प्रोसेसेस हैं हमारे स्क्रम के हवाले से। अच्छा, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। एक तो है एजाइल मैनिफेस्टो, ठीक है, जो कि माइंड सेट है बुनियादी, जिसके ऊपर दुनिया के सारे एजाइल और स्क्रम मेथड्स उसकी बुनियाद पे बने हुए हैं। अब उस मैनिफेस्टो को सबने फॉलो करना है। जितनी भी मेथोडोलॉजीज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, स्क्रम हो, कोई और चीज हो, जो भी एजाइल मेथोडोलॉजीज हैं, दे आर supposed to abide by agile manifesto and the 12 principles। अब जब ये लोग इसको अडॉप्ट करते हैं तो वो फिर मजीद उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो उसी के मैनिफेस्टो में से और उसी के प्रिंसिपल्स में से कुछ चीजें पिक करके उसको मजीद एनहांस करते हैं। लेकिन एक बात यकीनी है कि वो मैनिफेस्टो के एन मुताबिक ही चलते हैं, उसमें से कोई चीज छोड़ते नहीं है। जिस तरह से स्क्रम स्टडी वालों ने ट्रांसलेट किया, इन्होंने 12 के 15 प्रिंसिपल बना दिए। इसी तरीके के साथ मैनिफेस्टो एज सच तो शो नहीं किया, लेकिन आपको 6 चीजें शुरू में बता दी कि ये 6 डायमेंशंस हैं। अब वो 6 डायमेंशंस भी अगर आप गौर करें तो वो इंप्लीमेंटेशन उन्हीं 4 वैल्यूज की हैं जो कि एजाइल मैनिफेस्टो में है। सिर्फ ये चीज थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लग रही थी कि जब तक आपको एजाइल मैनिफेस्टो और एजाइल के बेसिक 12 प्रिंसिपल्स का ना पता हो तो आपको मैं स्क्रम स्टडी का मटेरियल पढ़ाऊं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये उससे मुख्तलिफ क्यों है। तो मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी। अब जो हमने फिर लाइफ साइकिल भी लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, अब उस लाइफ साइकिल में स्क्रम के प्रोसेसेस कौन से हैं, ये ज़हन में रखिए। ये जो स्क्रम के प्रोसेस हम पढ़ने लगे हैं, ये कोई लाजमी नहीं है कि हर मेथोडोलॉजी यही 19 प्रिंसिपल इस्तेमाल करती हो। ये स्क्रम स्टडी वालों ने अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज में अपने हिसाब से जो मेथोडोलॉजी डेवलप की है, उनके ख्याल में इन प्रोसेस के तहत काम होता है, और वो अपनी जगह ठीक भी हैं। कुछ लोगों को इनसे थोड़ा सा डिफरेंस हो भी सकता है, लेकिन ये प्रोसेस जो हैं ये स्क्रम स्टडी वालों की है। इसमें जनाब हम प्रोडक्ट बैकलॉग की बात करते हैं, 5 फेजेस की बात करेंगे, और उन 5 फेजेस में ये प्रोसेसेस कहां कहां आती हैं वेरी क्विकली। नथिंग रटा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जैसे कहते हैं स्कैन थ्रू हो जाए, पता चल जाए कि कौन से फेजेस हैं और हर फेज में क्या क्या काम होता है। ब्रॉडली अंडरस्टैंड कर लें, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बाद में चल के ये चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब हो जाएंगी। और किताब आपके पास है, आप किताब में जब वो रिस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे तो बहुत ही आला तफसील में वो चीज बयान हुई है। तो किताब भी आपके पास है, आपके पास स्लाइडें भी हैं, वीडियोस भी हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको समझ ना आए। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, वीडियो पे जाऊं या डायरेक्ट आपको बोलता रहूं? प्लीज हाथ खड़ा करें कि वीडियो पे जाऊं। आधे से भी कम लोग हैं। चलें ठीक है, तो ये पहले ब्रीफ सी वीडियो देख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। Hi there, and welcome back to the introduction of Scrum. In our learning so far of the framework of the SBOT guide, we have already learned about how to use the SBOT. जी अबरार साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
अबरार चौधरी साहब, या वैसे हाथ खड़ा किया है, बोलिए। मुमताज, ओके सर, पहले वाला चालू और कर रहा हूँ मैं। अच्छा ओके, अभी हाथ खड़े ना करें जी, मुझे वो मैंने वीडियो शुरू कर दी हुई है, अभी हाथ खड़े ना करें, नीचे कर लें। अभी आप वीडियो की ड्यूरेशन में बराए मेहरबानी हाथ ना खड़ा कीजिएगा। अबरार साहब ठीक है ना? बस ठीक हो गया, ये सुनिएगा। Guide, Scrum principles, and Scrum aspects in the previous modules. Now let's take a closer look at the processes and how they work. You probably remember hearing that a project has a product backlog of prioritized requirements, as well as a product owner who is responsible for prioritizing these requirements. Now the question is, how do you get this work done? First of all, let's define the Scrum processes in general. Scrum processes address the specific activities and flow of a Scrum project. In total, there are 19 processes, which are grouped into 5 phases. These phases are presented in chapters 8 through 12 of the SBOT guide. These 5 phases describe each process in detail, including the associated inputs, tools, and outputs. Also, in each process, some inputs, tools, and outputs are designated as mandatory, while others are designated as optional. The decision to include any optional input, tool, and/or output depends on the particular project, organization, or industry. Inputs and outputs denoted as mandatory are important for the successful implementation of Scrum in any organization. Next, we'll take a closer look at the phases and the processes enlisted under them. अच्छा जी, अभी तक जो बात हुई है उसमें परेशानी तो कोई नहीं है? एनी प्रॉब्लम सो फार? जी जाहिद साहब। सर मेरे पास जो है वो वीडियो नहीं कहीं नजर आ रही, इज इट एन ऑडियो और वीडियो? वीडियो है, आपको वीडियो नजर आनी चाहिए। जाहिद खान साहब, सैयद ताहा आपको आ रही है? जी सर, मेरे पास भी वीडियो नहीं आ रही थी, तो सिर्फ ऑडियो आ रही। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं इसको सर वीडियो किसी के पास भी नहीं है, मेरे ख्याल में वीडियो शेयर ही नहीं हुई सर। मैं अभी कर देता हूँ सर जी, मसला ही कोई नहीं है। इसको मैं शुरू से चला देता हूँ और मैं, अच्छा वो आपने वक्त पे बता दिया। And welcome back to the introduction of Scrum. In our learning so far of the framework of the SBOT guide, we have already learned about how to use the SBOT guide, Scrum principles, and Scrum aspects in the previous modules. Now let's take a closer look at the processes and how they work. You probably remember hearing that a project has a product backlog of prioritized requirements, as well as a product owner who is responsible for prioritizing these requirements. Now the question is, how do you get this work done? First of all, let's define the Scrum processes in general. Scrum processes address the specific activities and flow of a Scrum project. In total, there are 19 processes, which are grouped into 5 phases. These phases are presented in chapters 8 through 12 of the SBOT guide. These 5 phases describe each process in detail, including the associated inputs, tools, and outputs. Also, in each process, some inputs, tools, and outputs are designated as mandatory, while others are designated as optional. The decision to include any optional input, tool, and/or output depends on the particular project, organization, or industry. Inputs and outputs denoted as mandatory are important for the successful implementation of Scrum in any organization. Next, we'll take a closer look at the phases and the processes enlisted under them. Initiate is the first phase, and the processes carried out as part of Initiate are as follows. आप यहाँ देख सकते हैं, पहले उसने 5 प्रोसेस डिफाइन किए हैं, अब वो एक 5 फेजेस डिफाइन किए हैं। अब उन हर फेज के प्रोसेस बता रहा है और ये वो डिस्क्राइब करता जाएगा, इसी तरह एक एक को खोलता जाएगा। अब जैसे इनिशिएट में 1 2 3 4 5 6 है, तो वो उनके नाम लेके अभी उसको डिस्क्राइब कर रहा है।
Create project vision is the first process performed. In this process, the project business case is reviewed to create a project vision statement that will serve as the inspiration and provide focus for the entire project. The product owner is identified in this process. Identify Scrum Master and stakeholders is the second process, during which the Scrum Master is identified using specific selection criteria. Form Scrum Team is the third process in the initiate phase. In this process, Scrum team members are identified. Normally, the product owner has the primary responsibility of selecting team members, but he or she often chooses the team in collaboration with the Scrum Master. The fourth process is develop epics. In this process, the project vision statement serves as the basis for developing epics, which are large, unrefined user stories. User group meetings may be held to develop epics. Create a prioritized product backlog is the next process. Epics and unrefined user stories are refined and elaborated, then prioritized to create a prioritized product backlog for the project. The done criteria is also established at this point. The last process classified under the initiate phase is conduct release planning. In this process, the Scrum core team reviews the user stories in the prioritized product backlog to develop a release planning schedule, which is essentially a phased deployment schedule that can be shared with the project stakeholders. The second phase we're going to learn is plan and estimate, and these are processes grouped under this phase. First is create user stories. We can see that in this process, user stories and their related user story acceptance criteria are created. User stories are usually written by the product owner and are designed to ensure that the customer's requirements are clearly depicted and can be fully understood by all the stakeholders. User story writing exercises may be held. This involves Scrum team members creating the user stories. User stories are incorporated into the prioritized product backlog. Approve, estimate, and commit user stories is the next process. In this process, the product owner approves user stories for a sprint. Then, the Scrum Master and Scrum team estimate the effort required to develop the functionality described in each user story. And the Scrum team commits to develop the customer requirements in the form of approved, estimated, and committed user stories. The third process in the plan and estimate phase is create tasks. In this process, the approved, estimated, and user stories are broken down into specific tasks and compiled into a task list. Often, a task planning meeting is held for this purpose. Estimate tasks is the fourth process. During this process, the Scrum core team, in a task estimation workshop, estimates the effort required to accomplish each item in the task list. The result of this process is an effort estimated task list. The last process conducted during this phase is create sprint backlog. In this process, the Scrum core team holds sprint planning meetings, where the group creates a sprint backlog containing all tasks to be completed in the sprint. The third phase we'll discuss in this module is implement. Let's now look at the various processes listed to be carried out during this phase. The first process in the implement phase is create deliverables. In this process, the Scrum team works on the tasks in the sprint backlog to create sprint deliverables. A Scrum board is often used to track the work and activities being carried out. Issues or problems being faced by the Scrum team could be updated in an impediment log. The second process performed is conduct daily stand-up. Every day, a highly focused, time-boxed meeting is conducted, which is called the daily stand-up meeting. This is the forum for the Scrum team to update each other on their progress and any impediments they may be facing. The last process conducted during the implement phase is Groom Prioritized Product Backlog. In this process, the prioritized product backlog is continuously updated and maintained. A prioritized product backlog review meeting may be held, in which any changes or updates to the backlog are discussed,
and incorporated into the prioritized product backlog as appropriate. The next phase is review and retrospect. There are three main processes that take place during this phase. The first one is convene Scrum of Scrums. In this process, Scrum team representatives convene for Scrum of Scrums meetings in predetermined intervals, or whenever required, to collaborate and track the respective progress, impediments, and dependencies across teams. This is relevant only for large projects where multiple Scrum teams are involved. The second process is demonstrate and validate sprint. In this process, the Scrum team demonstrates the sprint deliverables to the product owner and to the relevant stakeholders in a sprint review meeting. The purpose of this meeting is to secure approval and acceptance of the product or service by the product owner. The last process performed in the review and retrospect phase is retrospect sprint. In this process, the Scrum Master and Scrum team meet to discuss the lessons learned throughout the sprint. This information is documented as lessons learned, which can be applied in future sprints. Often, as a result of this discussion, there may be agreed actionable improvements, updated Scrum guidance body recommendations. The last phase is release. There are two main processes performed during this phase. The first one is ship deliverables. In this process, accepted deliverables are delivered or transmitted to the relevant stakeholders. A formal working deliverables agreement documents the successful completion of the sprint. The second process is retrospect project. In this process, which completes the project, organizational stakeholders and Scrum Core team members assemble to retrospect the project and identify, document, and internalize the lessons learned. Often, these lessons lead to documentation of agreed actionable improvements to be implemented in future projects. This brings us to the end of the segment on the Scrum processes. Before we wind up, let's recap the various phases and processes we learned. Here is the summary of all Scrum processes. I hope you have enjoyed learning with us today. We look forward to seeing you in our next segment, Scrum versus Traditional Project Management. Thank you for learning with us. राइट जी, ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, मुझे पता है कि इसमें थोड़ी लंबी थी और थोड़ा मैटर ज्यादा था, मतलब तकरीबन 9-10 सवा 9 मिनट की ये वीडियो थी। उसकी वजह थी कि उसने 19 प्रोसेसेस डिफाइन किए और उनकी फेजेस बताई और फिर उन फेजेस के अंदर उसने उनको डिस्कस किया, लेकिन जिस तरीके के साथ डिस्कस किया that did not leave anything unturned. जब आपका पहला चैप्टर है किताब का, अगर आपको उसको पढ़ें तो उसमें एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल उसके एंड के ऊपर बकायदा ये सब डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और फॉर दैट मैटर जितना कुछ अभी तक हमने पढ़ा है वो चैप्टर 1 में सबका सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको एक नजर फिर देखते हैं और मैं आपको इन चीजों को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा जी, ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो ये जो स्क्रम है या एजाइल है, एजाइल उसको कामों के हिसाब से नहीं देखता, वो उसको डिलीवरेबल के हिसाब से देखता है कि हमने बनाना क्या है। आपको याद होगा एजाइल मैनिफेस्टो की एक जरूरत ये थी या एक बेसिक वैल्यू ये थी कि जो चीज बना रहे हैं उसका बनना इंपॉर्टेंट है, कागजात का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका मैंने ये कहा था कि इसका ये कतन मतलब नहीं है कागजात होंगे नहीं, इसका मतलब है कि कहीं हम पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस ना कर लें, हम कागज ही बनाते रह जाएं, डॉक्यूमेंटेशन ही करते रह जाएं और असल चीज के ऊपर फोकस ना रहे। तो शुरू से जो ही प्रोजेक्ट कंसीव होता है हमारा फोकस प्रोडक्ट के ऊपर होता है और हम कहते हैं कि जनाब आप जो ये प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे हैं इसमें क्या क्या खसूसियात होंगी,
اس کی مطلب ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کی، وہ ذرا بتا دیں پہلے، اور وہ تھورولی اکٹھی کی جاتی ہیں ان دا بگننگ آف دی پروجیکٹ بیفور وی ڈو اینی تھنگ ایلس. ہم جب ٹیم بھی نہیں بناتے، اب اسکرم ٹیم بھی نہیں کرتی. اس کام کو کرنے کے لیے جو پروجیکٹ کا باس ہے، تو ہم عام پروجیکٹ مینجمنٹ میں اسپانسر کہتے ہیں، پروجیکٹ اسپانسر. یہاں پر اس کو ہم پروڈکٹ اونر کہتے ہیں. پروڈکٹ اونر اصل میں اس پروجیکٹ کے پروڈکٹ کا ذمہ دار ہے. ہی از ناٹ پروجیکٹ مینیجر، بٹ ہی از دا پروڈکٹ اونر. پروڈکٹ اونر کی بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ جتنی بات چیت کرنی ہے، ان سے جو ریکوائرمنٹس اکٹھی کرنی ہے، ریکوائرمنٹ گیدرنگ، ریکوائرمنٹ الیسیٹیشن، بحث مباحثہ، ڈسکشنز، اور فائنلائزیشن کہ کون سی ریکوائرمنٹ پروجیکٹ میں شامل کی جا رہی ہے اور کون سی نہیں کی جا رہی. دس آل از ہز بیسک ریسپانسبلٹی. اور یہ جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے جب کسی ڈبے میں ڈالا جاتا ہے یا کسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے ان سب ریکوائرمنٹس کو، اس جگہ کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ بیک لاگ. یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ڈبہ ہے جس میں جو ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں ہم اس میں پھینکتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھرتا جا رہا ہے ڈبہ ریکوائرمنٹ سے. تو یہ تمام وہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. یہ سارے فیچرز یا فنکشنز ہم نے کریٹ کرنے ہیں. تو یہ ڈبہ ریپرزینٹ کرتا ہے سارے کام کو، مطلب یہ ڈبہ ریپرزینٹ کرتا ہے سارے پروجیکٹ کو. پروجیکٹ میں جو کچھ ہونا ہے وہ اس میں ریپرزینٹڈ ہے. دس از کالڈ پروڈکٹ بیک لاگ. جی امین صاحب. امین قریشی صاحب. سر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، امین قریشی صاحب. اگر آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو آپ چیٹ میں لکھ دیجئے، میں وہاں سے دیکھ لیتا ہوں. امین قریشی صاحب، میں آپ کا مائک آن کر رہا ہوں، آپ نہیں بول رہے. ارشد خان صاحب. جی ارشد صاحب. پرابلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا مائک آن نہیں کریں. اب کر دیا آپ نے آن. جی ارشد صاحب بولیے. سر نہیں آواز آ رہی. امین قریشی صاحب آپ ٹرائی کیجئے گا بولنے کی، اپنا مائک ذرا انمیوٹ کرنے کی کوشش کریں. ارشد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ چیٹ میں لکھ دیجئے. آپ مائک دونوں کا آف ہے، امین صاحب کا بھی اور ارشد صاحب کا بھی. کیوں آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ ابھی تو سب لوگ بول رہے تھے. ندیم صاحب جی بولیے. یہ اب آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کی تو آ رہی، آپ کی آواز ٹھیک ہے. بس ٹھیک. جی انمیوٹ. ہاں جی. جی کون سے؟ جی امین صاحب آپ کی آواز آ گئی. جی فرمائیے. میں سر یہ کہہ رہا تھا، آپ سن رہے ہیں سر آپ مجھے؟ جی بالکل بالکل. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ ہم نے جیسے کہ ایجائل میتھڈالوجی پر ڈسکس کیا اور پھر اسکرم پرنسپلس پر ڈسکس کیا. جناب اگر کسی جگہ پر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ اور اسکرم پرنسپلس کانفلکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسکرم پرنسپلس کو کسٹمر ریکوائرمنٹ اور اسکرم پرنسپلس اگر کانفلکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ سر کنفلکٹ کیسے کرتے ہوں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ والی میتھڈالوجی اسکرم کی استعمال نہیں کرتے، ہم کوئی اور کرتے ہیں. ایسے ہی ہوگا نا؟ تو جی جی بالکل. آپ وہ جو کوئی بھی میتھڈالوجی استعمال کرتے ہیں اس کو اسٹڈی کر لیجئے، آپ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. مطلب بیسک پرنسپل تو وہی ہے نا. ابھی میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئے، انہوں نے کہا جی کہ میرے سے اس کے ایجائل کے کوشچن نہیں حل ہو رہے.
और उसमें बड़ी अजीब अजीब बातें पूछी हैं। वो जिस एजाइल के मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन बने हुए थे वो मुझे नहीं आती थी, लेकिन मैंने जाके उसके साथ क्वेश्चंस को देखा, बेसिक प्रिंसिपल तो सारे वही हैं। जो बातें ये किताब आपको बता रही है प्रोसेसेस के अलावा अंदर क्या कुछ होता है, वो हर जगह, हर एजाइल प्रोजेक्ट में, हर स्क्रम प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता है। ये जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट बैकलॉग होता है तो दुनिया जहान के हर एजाइल मेथड में होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है तो हर जगह होता है, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। सिर्फ चीजों को स्ट्रक्चर करने का तरीका जरा डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जब आपको बेसिक चीजों का पता है, तो कन्वर्ट करने में कोई मुश्किल नहीं है। मुझे याद है जिस जमाने में हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे तो हमने उस जमाने में कुछ लैंग्वेजेस सीखी हमने जनाब, मतलब पुरानी बात कर रहा हूँ, बेसिक होती थी, फोर्ट्रॉन होती थी, कोबोल होती थी, हमने सारी लैंग्वेजेस सीखी। एक मेरी कजन थी, उसने जनाब कंप्यूटर सीखना शुरू किया तो उसे उन्होंने कहा कि जी पास्कल आ गई है नई लैंग्वेज और पास्कल में आपको पढ़ाया जाएगा। उसको पास्कल में प्रॉब्लम आ रही थी, उसने मुझसे पूछा कि ये काम कैसे करना है, तो मुझे पास्कल नहीं आती थी। मैंने थोड़ी देर उसको देखा इनपुट कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं, और मैंने उसको प्रोग्राम बना के दे दिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा है, बेसिक प्रोसेसेस का अंदाजा है, तो फिर प्रोसेस ग्रुप जो मर्जी हो, लाइफ साइकिल जो मर्जी हो, मेथोडोलॉजी जो मर्जी हो, उस पे वो सब सच ही साबित होगा। तो इस हवाले से घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी स्क्रम की मेथोडोलॉजीज पढ़ लें, आपको इल्म पूरा मिल जाएगा। डिड इट सेटिस्फाई यू? राइट सर, राइट जनाब जी। अरशद साहब अभी आपकी आवाज भी सुनते हैं, कुछ माइक ठीक हुआ आपका? अरशद खान साहब। जी अरशद साहब, हाँ जी, माइक आपका खुल गया है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने हेडफोन लगाया हुआ अरशद साहब? ये जो इस तरह के इश्यूज हैं सर, ये आपके एंड के इश्यूज हो सकते हैं या नेट के इश्यूज हो सकते हैं, वो भी आपके एंड पे। क्योंकि अभी हमने बात की, ये आवाज आती है लोगों की, मेरी भी जा रही है। अगर तो मेरी भी आवाज आपको ठीक ना आए और आपकी भी मुझे ठीक ना आए, इसका मतलब है कि नेट मेजर मेरी तरफ से खराब है या कोई और बात। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन है? और अरशद साहब आप ओके, लेट मी चेक एट माय एंड। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चेक कर लीजिए। नॉर्मली माइक का प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपना हेडफोन उतार के देखें, उसके बगैर इस्तेमाल करके देखें। अगर आपने नहीं लगाया हुआ तो लगा कर देखें, नहीं तो बदल कर देखें, ये कुछ चीजें हो सकती हैं माइक की। फिर माइक की सेटिंग्स को जरूर देख लें। जी ज़िया साहब, ज़िया अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, मेरा नाम ज़िया है और मैं एचआर से होता हूं, तो आपके इस कोर्स में काफ़ी डाइवर्सिफाइड लोग हैं मुख्तलिफ एरिया से। आई डोंट नो, एचआर से शायद मैं ही हूँ। एंड मैं पिछले वीक भी था एज अ साइलेंट पार्टिसिपेंट इन दिस सेशन। मुझे एक आपका सेशन मिस हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच। मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो अभी तक मेरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, कि जो ये स्क्रम का जो प्रोसेस है, ये एक सोच है, ये एक फिलॉसफी है और एक मेथोडोलॉजी है। जो भी नीचे आपके डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, जो आप प्रोसेस अपनाएंगे, या क्लाइंट बेस्ड होगा या आपका अपने विजिल होगा, ये उन पे अप्लाई करेगा इन वन वे और अनदर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वे ऑफ वर्किंग आपका तब्दील हो जाता है। तो जी, सो दिस लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि जी अभी जो हमारी लोकल क्लाइंटेज है और लोकल कंपनी पाकिस्तान में, इसकी कितनी अवेयरनेस है? क्योंकि दिस इज कंपैरेटिवली अ न्यू फिनोमिना। वैसे तो आप बता रहे थे कि 1980 से ये शुरू हुआ है, लेकिन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैंने नहीं देखा कि कोई कंपनीज ने अपने क्लाइंट उसमें प्रोजेक्ट ड्रिवन कंपनीज ने ये शो किया हो कि जी वो स्क्रम मेथोडोलॉजी के सर्टिफाइड हैं या वो मेथोडोलॉजी भी लेके आगे चलते हैं।
तो पाकिस्तान के हवाले से इसकी क्या प्रोग्रेस लाइफ साइकिल है, किस स्टेज पे है ये, और इस पे थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं। सर पाकिस्तान में अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन having said that, we are living in an information age। जिस तेजी के साथ एजाइल पूरी दुनिया में फैल रहा है, और खास तौर पे सॉफ्टवेयर से निकलने के बाद सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट किया है, जो अडॉप्ट किया है, वो टेलीकम्युनिकेशन है। तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में का रोल काफी है। वो इसलिए भी है कि आपके जो सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस का मसला होता है, डेवलपमेंट होती है, बाकी तमाम चीजें होती हैं, उसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर वाले लोग आ जाते हैं, तो वहां पर वो लोग एजाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये बेसिक बात नहीं है। बेसिक चीज ये है कि वर्ल्ड ओवर जो माइंडसेट है काम करने का, वो तब्दील हो रहा है, और उसकी निशानियां आप ये देख सकते हैं कि इवन हार्डकोर प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन में भी एजाइल सोच आती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली जिस तरह से यहाँ पे मेथड बताया जा रहा है या कोई भी मेथडोलॉजी बताती है उस तरह से काम करें, क्योंकि हो सकता है कि ये मेथडोलॉजी स्पेसिफिकली एक खास इंडस्ट्री के लिए बनी हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर माइंडसेट है, अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, तो मुमकिन है आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ थोड़ी बहुत मेथोडोलॉजी खुद से डेवलप करनी पड़े। हैविंग सेड दैट, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में तो मैंने पहले कह दिया कि अगर अभी तक नहीं पहुंचा पाकिस्तान में, तो दिस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और आपकी टेलीकम्युनिकेशन में तो कंपटीशन ही बड़ा सख्त है। अगर एक ने एजाइल हो गई तो दूसरी मुकाबले में कैसे खड़ी होगी, क्योंकि वो तो बहुत आगे निकल जाएगी। इसलिए ये बहुत तेजी से आने वाला है। यही वजह है कि हमें अपनी वर्कफोर्स को मेंटली अभी से तैयार कर लेना चाहिए, और ना सिर्फ मेंटली तैयार कर लेना चाहिए, बल्कि हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए कि यार इस तरह से काम करने का क्या फायदा होता है। छोटी छोटी असाइनमेंट्स बना के उन्हें एजाइल के तौर पे करने की कोशिश की जाए, और बल्कि यहाँ पर तो हम कोई कंसल्टेंट भी रख सकते हैं या कोई स्क्रम कोच भी रख सकते हैं जो हमें गाइड करता रहे और ट्रेन करता रहे। और इस तरह आप देखेंगे कि आपको ये रेवोल्यूशन पहुंचती है या नहीं पहुंचती, आप लोग खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको इसका एहसास हो जाएगा कि इस माइंडसेट से कितना फायदा होता है। एक बड़ी सिंपल सी बात, आप जरा अपने पीटीसीएल के विजन को लेके आए जहन में, मिशन को लेके आए जहन में, वैल्यूज को देखें, और जो कि आपकी पीटीसीएल एकेडमी में मैंने देखी हैं, अक्सर लगी हुई होती हैं, आपके ऑफिस में भी लिखी हुई होंगी। इट इज ऑल कस्टमर सेंट्रिक। ऐसे ही है ना जी, इट इज ऑल कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर ये नहीं देखता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मुझे ये सर्विस आला तरीन क्यों नहीं मिल रही, और आपने एक्सीलेंस ही की तरफ जाना है। तो इसका मतलब है कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल माइंडसेट का है वो तो आप पे अप्लाई सबसे पहले करता है। ठीक है, कस्टमर के साथ अपने आप को फ्लेक्सिबली एडजस्ट करना। तो बस यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीजें आपकी इंडस्ट्री में सबसे पहले आएंगी। बी रेस्ट एश्योर्ड। जी सर। अली हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर्स हम देखते हैं नॉर्मली ना, तो वो दो होते हैं, एक स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और एक डूइंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो या स्क्रम के अंदर जो प्रोडक्ट ओनर है उसकी भी मिसाल ऐसी है, एक तो दो प्रोडक्ट ओनर्स हैं, एक स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन का होगा और एक डूइंग ऑर्गेनाइजेशन का होगा। और जो आप बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट ओनर पूरी टीम वगैरह बनाता है, सब कुछ डिसाइड करता है, तो ये कौन से वाला प्रोडक्ट ओनर है? इसको थोड़ा क्लियर कर दें, मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रही है। जो नॉर्मल हमारी प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी क्लासिकली तो प्रोजेक्ट एक ही होता है, उसका एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह होता है। लेकिन जब हम उसको आउटसोर्स कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, पीटीसीएल ने फाइबर ले करवानी है, उसके लिए किसी कंपनी को सर्विसेज हायर की हैं। प्रोजेक्ट तो पीटीसीएल का है, लेकिन व्हाट इज आपके प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? आपके प्रोजेक्ट का मतलब है केबल ले करवाना
लेकिन खुद नहीं करवाना, किसी से करवाना। इसका मतलब है कि जब आपने ये प्रोजेक्ट किसी सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड कर दिया तो वन पार्ट ऑफ द वर्क इज डन, मतलब फ्रॉम योर साइड द एग्जीक्यूशन जो आपने करनी थी हो गई, यू हैव इम्प्लीमेंटेड। नाउ वो जाने और उसका काम, आपके पास जो वाहिद कंट्रोल रह जाता है वो है कॉन्ट्रैक्ट। आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना शुरू करते हैं, और वो जो भी कोई आपके उसके साथ मसाइल और मामलात हैं वो आप उधर रिजॉल्व करते हैं, मगर आप केवल ले नहीं कर रहे होते, ले वो कर रहा होता है, और आप दरअसल जो उसको देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, वो है आपकी तरफ से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, आप इम्प्लीमेंटेशन अपनी कर चुके हैं, आपकी इम्प्लीमेंटेशन जहां तक थी कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड हो जाना, इसके बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन की आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की जिम्मेदारी शुरू। उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना आपका काम है। ये हम थोड़ा सा फर्क नहीं करते, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। यही वजह है कि आपकी तरफ का प्रोजेक्ट मैनेजर अलग होता है, उसकी तरफ का प्रोजेक्ट मैनेजर अलग होता है। इसी तरह अगर स्क्रम में भी काम हो रहा हो तो कोई बईद नहीं है कि आपकी तरफ का प्रोडक्ट ओनर कोई और हो और उसकी तरफ का प्रोडक्ट ओनर कोई और हो। जनाब सर, जहाँ जो हम इस स्क्रम के जितना भी हमारा कोर्स होगा, इसमें जो हमने अपना माइंड में रखना है वो कौन से वाले प्रोडक्ट ओनर को रखना है, जो कि डूइंग ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ऐसा ही है? इसको हमने अपने mind में रखना है। एक अपने प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट ओनर को ध्यान में रखना है। अपने, अगर आप पीटीसीएल की तरफ से कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट ओनर है, मतलब वो शायद कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा होगा या जो भी कोई होगा, सीनियर लेवल का बंदा होगा, वो जिम्मेदार है प्रोडक्ट को ओन करने का। जी जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? ओके जी, ओके। अगर प्रोडक्ट बैकलॉग और प्रोडक्ट ओनर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो हमने ये कहा कि असल में एक, मैं यहाँ हैदर साहब की एक बात को और बढ़ाता चलूं कि मैं जब कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहा हूं तो मैं उसका कस्टमर बन गया ना सर, मैं उसका कस्टमर बन गया। वो अगर उसका प्रोडक्ट ओनर जो होगा वो मेरे से रिक्वायरमेंट्स लेगा, राइट? तो ये जो उसका प्रोडक्ट ओनर और हमारी तरफ से जो भी बंदा है, ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब इन अदर वर्ड्स दोनों तरफ का प्रोडक्ट ओनर आपस में बात कर रहे होंगे, लेकिन दरअसल आप लाइक अ कस्टमर बात कर रहे होंगे और वो जो है वो अपने स्क्रम प्रोजेक्ट की तरफ से बात कर रहा होगा। वो आपसे रिक्वायरमेंट्स ले लेके अपने प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल रहा होगा और फिर उससे आगे चलाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बैकलॉग जो है वो आपके प्रोजेक्ट का है। जी काशिफ सिद्दीक साहब। इसमें सुहेल साहब, इसमें जो हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए मेरे नजर में, वो होना चाहिए सॉफ्टवेयर जो जैसे स्क्रम टीम के हिसाब से, क्योंकि हम जो हैं वो हैं प्रोडक्ट स्क्रम टीम बनेंगे हम किसी और इंटरनल कस्टमर के लिए। तो हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमने स्क्रम के थ्रू, स्प्रिंट्स के थ्रू जो है जो रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप करके देना। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। प्रोडक्ट ओनर का जो रोल है वो स्क्रम टीम से बढ़ के है, वो पूरे प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट ओनर है। अब बात समझ आ रही है? वो पूरे प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट ओनर है और प्रोडक्ट ओनर के नीचे ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि बहुत सी स्क्रम टीम्स काम कर रही हूं, लेकिन एक बड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में जहां हम बातों को समझना चाह रहे हैं, वहां हम कह रहे हैं कि एक ही स्क्रम टीम है, उसका एक ही स्क्रम मास्टर है, उसके ऊपर एक ही प्रोडक्ट ओनर है। तो ये समझने के लिए हम ऐसे के देख रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट ओनर है वो पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ले रहा है और उसके नीचे एक से ज्यादा स्क्रम टीम्स हो सकती हैं। गॉट इट जी? काशिफ साहब। जी काशिफ साहब, बात समझ आएगी या नहीं?
काशिफ साहब बात आगे बढ़ाएं ताकि हम आगे चल सकें. आर यू सेटिस्फाइड? देयर इज सम प्रॉब्लम. आगे चलते हैं. खैर जी, तो मैं जो बात कर रहा था प्रोडक्ट बैकलॉग के वाले से, और भी बात करेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग को, और भी हम समझेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जी काशिफ साहब बोलिएगा. काशिफ साहब आपका गलबन माइक गायब हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी. यू आर फेसिंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए आपका माइक भी नहीं ऑन नहीं है, मतलब ऑन क्या अवेलेबल ही नहीं है. चलिए हम इंतजार कर लेते हैं जब तक आप वापस आते हैं. अच्छा जी, बात मैं ये कर रहा था कि प्रोडक्ट जो बैकलॉग होगा आपका, अली अनवर साहब जी बताइए. माइक खोलिएगा अली अनवर भट्टी साहब, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है. जी अली अनवर भट्टी साहब, अपनी तरफ से अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बोलिए. जी अली अनवर भट्टी साहब, आपका माइक खुला हुआ है. सर आपकी भी आवाज नहीं आ रही, काशिफ की भी आवाज नहीं आ रही. काशिफ तो खैर is as good as disconnected because his mic is not visible. जी सर, कोई डिफिकल्टीज खत्म हुई? अली अनवर भट्टी साहब, काशिफ साहब, काशिफ साहब दोबारा लॉग इन हुए हैं. जी काशिफ साहब बोलिए. जी जी सोहेल साहब, आवाज नहीं आ रही थी आपकी और मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था अपने आप को, तो इस वजह से जो ना वो फीडबैक आपको मिली नहीं. अच्छा, तो ठीक हो गया. आप अभी दोबारा लॉग इन हुए हैं? आपके दो कनेक्शन. जी जी, मैं दोबारा मैं दोबारा लॉग इन हुआ हूँ. पिछला सेशन मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त. तो बात आपने सुन ली थी ना मेरी पूरी? जी जी, मैंने आपकी बात सुन ली थी. आर यू ओके विद इट? यस यस, आई एम ओके. थैंक यू सर. अच्छा सर, हम आते हैं अली अनवर भट्टी साहब की तरफ. सर जी, मेरा ख्याल है आप भी कुछ ऐसे ही काम करें, ये अपने आप को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें तो शायद ये चल पड़े आपका माइक, क्योंकि आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा. एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो काशिफ के साथ आई थी, तो गालिबन ये प्रॉब्लम हो सकता है. नेचुरली इन चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नेट का प्रॉब्लम है ये सारा. कुछ तो किसी हद तक इसको हम एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं. चैट में आप कह रहे हैं, हाँ जी, फरीन कमाल आपको आवाज नहीं आ रही? जी फरीन कमाल, आवाज नहीं आ रही आपको? मेरा तो माइक खुला हुआ है. बोलिएगा फरीन. फरीन आप बोल सकती हैं? आई एम सॉरी, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं मुझे अंदाजा नहीं और आपके नाम से. एनीवेज, तो फरीन आपका माइक खुला हुआ है, आप बोलें, और मैं अभी आपका माइक खुला ही छोड़ रहा हूँ. Can't hear. Okay. फरीन एक मिनट. फरीन आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आए वापस, फिर आपको इंशाल्लाह आवाज आ जाएगी. आई एम सॉरी, जो कुछ भी हिचेज आ रही हैं ये होंगी. अच्छा खैर जी, आगे चलते हैं. प्रोडक्ट बैकलॉग, जिधर सारे रिक्वायरमेंट्स आती हैं और उनको एक तरतीब में रख दिया जाता है प्रायोरिटाइज करके, पहले कौन सी करनी है बाद में कौन सी करनी है.
और प्रायोरिटी भी आपको कस्टमर ही से पता चलती है कि पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, पहले कौन सी होनी चाहिए, दूसरी कौन सी चीज। तो एक तो दो बातें इसमें देखते हैं, एक तो कस्टमर को पहले किस चीज की जरूरत है और उसी से लिंक्ड है कि कौन सी चीज ज्यादा वैल्यू लेके आएगी, कस्टमर किस चीज से ज्यादा खुश होगा। ये दोनों बातें आपस में लिंक्ड हैं, तो हम इसको प्रायोरिटाइज कर देते हैं वैल्यू के हिसाब से। इसी तरह प्रोडक्ट ओनर जो है वो उसकी जिम्मेदारी में आता है कि ये प्रायोरिटाइजेशन करे और इनकी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करे। जनाब काम होता कैसे है? सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है। डिफाइन करने में हमें नेचुरली सारे प्रोसेस का अंदाजा होना चाहिए। स्क्रम की जो प्रोसेस हैं, जो अभी आपने देखी 19 प्रोसेस, ये वो स्पेसिफिक प्रोसेस हैं जिनसे अगर आपने इनको गौर से सुना था तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये चीज हो जाएगी। अगर आप इन 19 प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो आपके स्क्रम का काम बड़ी तरतीब उसने बयान कर ही दी है और बहुत आला तरीके से 5 फेजेस के अंदर आपका ये काम हो सकता है। और कोई अंदाज है उससे भी आप करने की कोशिश कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। ये जो 19 प्रोसेस हैं 5 प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर, हर प्रोसेस में बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या इनपुट, इस प्रोसेस में करने के लिए क्या इनपुट जाएगा, क्या आउटपुट आएगा, इसमें क्या टूल्स चाहिए होंगे। दिस ऑल विल बी डिस्क्राइब्ड लेटर इन द बुक। और वो जो इनपुट आउटपुट्स आपको दिखाए जाएंगे और टूल्स दिखाए जाएंगे, उनके अंदर से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लाजमी है करनी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ऑप्शनल हैं। जो लाजमी है उनके साथ स्टार का निशान लगा होगा, वो मैंडेटरी होंगी, वो हर सूरत में उस प्रोसेस को करने के लिए जरूरी हैं। उन इनपुट्स के बगैर वो काम नहीं हो सकेगा, या उन आउटपुट्स को निकाले बगैर उस काम की तकमील नहीं होगी, या उन टूल्स के इस्तेमाल के बगैर वो काम हो नहीं सकेगा। और जो ऑप्शनल हैं उनको आप स्पेशलाइज्ड कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लाजमी नहीं है कि इस प्रोसेस को करते हुए हमेशा ये वाला इनपुट, ये वाला आउटपुट या ये वाला टूल इस्तेमाल हो, उसके बगैर भी काम हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपकी इंडस्ट्री पे कि आपके यहाँ किस तरह से काम होता है। तो वो आप उन ऑप्शंस को चाहें तो पिक कर भी सकते हैं। तो ये आगे चल के, अभी तो नहीं, इस चैप्टर में तो नहीं, लेकिन आगे चल के हम एक जो फेज है उसके ऊपर एक चैप्टर लिखा हुआ है और हर चैप्टर के अंदर हर एक प्रोसेस को तफसील से बयान किया गया है, उसके इनपुट्स को, उसके टूल्स को, उसके आउटपुट्स को तफसील से बयान किया गया। ये जनाब आपका पहला प्रोसेस के 5 फेज हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें इनिशिएट से कहानी शुरू होती है कि प्रोजेक्ट की इनिशिएशन होती है। बिल्कुल, अगर जिन लोगों ने पीएमपी या पीएमबीओके पढ़ी हुई है पीएमआई की, उनको देखने में लगेगा कि काफी मिलता जुलता सिस्टम है। उधर भी इनिशिएशन होती है, उधर भी प्लानिंग होती है, उधर भी एग्जीक्यूशन होती है। तो मतलब थोड़े से अपना स्क्रम के हिसाब हवाले से थोड़ी सी चीजें तब्दील की हैं इसमें। इनिशिएशन हो रही है, फिर प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एस्टिमेशन हो रही है, फिर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये देखें, 3 चीजें तो कॉमन है आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ कि इनिशिएशन भी होती है, प्लानिंग भी होती है, एग्जीक्यूशन भी होती है। उसके बाद वो कहता है रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट। उसने एज सच मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का कोई सेक्शन अलहदा से नहीं रखा, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही जो स्क्रम टीम है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को मॉनिटर करती जाए, और उसका एक इंतजाम भी उन्होंने बीच में रखा हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम स्क्रम स्टैंड अप मीटिंग कहते हैं। रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट जो है, जब ये आपका एक आइटरेशन या स्क्रम स्प्रिंट खत्म हो जाता है तो आप उसके काम को रिव्यू कराते हैं। रिव्यू मीटिंग होती है जिसके शुरू करने से पहले इनिशिएशन के बाद आपकी एक प्लानिंग की मीटिंग होती है जिसमें आप सारे काम को प्लान करते हैं, और रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट पे पहुंच के आप बाकायदा स्टेक होल्डर को बुला लेते हैं, उसे कहते हैं ये हमने चीज बनाई है, इसको रिव्यू करें। मतलब जो भी आउटपुट्स आपके निकले हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, आप उन बाकायदा यूजर एक्सेप्टेंस लेते हैं वहां पर, और
वो किस बुनियाद पे यूजर एक्सेप्टेंस देता है। जिस वक्त इनिशिएटिव में आपने रिक्वायरमेंट्स उठाई थी, आई मीन प्रोडक्ट बैकलॉग बना था, तो हर रिक्वायरमेंट के साथ उसकी यूजर टेस्टिंग का मैकेनिज्म मौजूद था कि जब हम टेस्ट करने आएंगे इस रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि ये पूरी हुई है कि नहीं हुई है, तो इस हिसाब से देखेंगे। अब रिव्यू वाले लोग उसी हिसाब से देखने के पाबंद हैं, क्योंकि ये उन्होंने ही बताया था कि हम इस चीज को, इस फंक्शन को कैसे इंस्पेक्ट करेंगे। अब वो उसी तरीके से इंस्पेक्ट करेंगे, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमें तो अब रिक्वायरमेंट बदल गई है। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपने एक दफा कहा था कि कस्टमर सुप्रीम है और उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना है, लेकिन हमने ये भी कहा था कि हम कस्टमर की हर ख्वाहिश का एहतराम करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर वन स्प्रिंट विच इज गोइंग ऑन, जो एक आइटरेशन जिसमें हम हैं, जिसमें काम हो रहा है, और वो छोटी सी आइटरेशन है 2 से 4 हफ्ते की, सिर्फ इसके दौरान जो काम हो रहा है, दौरान काम होने के तब्दील नहीं किया जा सकता, रिक्वायरमेंट इसकी बदल नहीं सकती। अगर वो ख्वाहिश जाहिर करता है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम उस ख्वाहिश को जो इस पहले स्प्रिंट में कोई काम हो रहा है जिसको वो कह रहा है उसके जो फंक्शनैलिटी है वो कह रहा है कि इंक्रीज कोई और इसको चेंज करना चाहता है, हम उसकी रिक्वायरमेंट ले लेंगे एज अ यूजर स्टोरी, एज अ रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल देंगे। लेकिन आप गौर कीजिए, प्रोडक्ट बैकलॉग पे इस वक्त अमल नहीं हो रहा। हम जो काम प्रोडक्ट इस आइटरेशन में कर रहे हैं वो काम है जो पहले प्रोडक्ट बैकलॉग में पड़े थे और हम वहां से उठा के यहाँ ले आए। अब जो नया काम आया है या जो नई रिक्वायरमेंट, नई तब्दीली उसने बताई है, वो उस मेन प्रोडक्ट बैकलॉग में पड़ी है, मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे अब वो दी जा सकती है। तो मैंने जो काम करना था मैं उस हिसाब से उसकी एक्सेप्टेंस लूंगा और अगली आने वाली टीम जो है वो उस नई रिक्वायरमेंट को देखेगी या उसको पिक करेगी। मतलब ये टीम नहीं करेगी, इस टीम को काम इसका ना तो बढ़ाया जा सकता है ना इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। अगर 2 हफ्ते का स्प्रिंट है तो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, दैट्स अबाउट ऑल। वेदर उन्होंने जो काम उठाया है वो कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, स्प्रिंट तो खत्म होगा और जो बचा कुचा काम होगा वो भी वापस प्रोडक्ट बैकलॉग में चला जाएगा ताकि अगला स्प्रिंट उसे आकर पिक कर ले। इधर जनाब एक तो रिव्यू हुआ और रिव्यू के बाद एक रेट्रोस्पेक्ट हुआ। रेट्रोस्पेक्ट इज काइंड ऑफ अ डीब्रीफिंग इन विच वी डिस्कस द लेसन्स लर्न। हमने इस स्प्रिंट से क्या सीखा और आइंदा हम क्या इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं, और इसके बाद फिर हम अपने जो प्रोडक्ट है वो रिलीज करते हैं, कस्टमर को शिपमेंट जाती है या व्हाटएवर। अभी ये जो 5 प्रोसेसेस हैं इनको हम मजीद एक एक को खोल के देखते हैं। यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 5 फेजेस मैंने बयान किए हैं, इनमें अगर कोई आपको शक व शुबा है तो आप बात कर सकते हैं। ऑल्दो दीज आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इवन फर्दर इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। जी, अगर सवाल नहीं है तो मैं ये चाहूंगा कि अभी हम थोड़ी सी ब्रेक करें, 10 मिनट की ब्रेक करेंगे, उसके बाद आके मैं ये खोलना शुरू करूंगा एक एक प्रोसेस, एक एक लाइफ साइकिल के स्टेज को। इज इट ऑल राइट? आर यू रेडी फॉर द ब्रेक? प्लीज रेज हैंड्स। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। लेट्स हैव ब्रेक and see you after 10 minutes.